जिज्ञासा। जिज्ञासा जिज्ञासा, ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। इस दिन का मकसद है वन्य जीवों और जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और लुप्त प्राय वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना। आज अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो बहुत कमाल के जीव लुप्त होते चले जा रहे हैं। दरअसल विकास की जो आंधी है उसने हमारा बहुत सारा नुकसान किया है और वन्य जीवों का जो इकोसिस्टम है ये नष्ट होता चला जा रहा है। ऐसे में बहुत जोरदार कोशिशें की जा रही हैं वन्य जीवों की इन प्रजातियों को बचाने की। देखा जाए तो भारत में पौधों की 45,000 प्रजातियां और जानवरों की 91,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। देखा जाए तो भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं और यहां अब तक दर्ज स्तनधारी प्रजातियों में से 8.58% का घर है। पक्षियों के मामले में यह आंकड़ा 13% के आसपास है। सरीसृपों के मामले में तकरीबन 8% और उभयचरों के मामले में तकरीबन 4% है। एक सींग वाला गेंडा भारत में ही पाया जाता है। हाथी भूमध्य रेखीय उप उष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। हंगुल या कश्मीरी स्टैग जम्मू कश्मीर के दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसलमेर राजस्थान और मालवा में पाया जाता है। कच्छ के रण में आपको फ्लेमिंगो घोंसला बनाकर अंडे देते हुए नजर आएंगे। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया था और इसके बाद से वन्य जीवों का सख्ती से संरक्षण किया जा रहा है। आपको बताएं कि उत्तराखंड में जंगली भेड़, बकरी, मृग, तरह तरह के पक्षी और तितलियां पाई जाती हैं। यहाँ कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, घुरल और मोनाल जैसे दुर्लभ और लुप्त प्राय जानवर पाए जाते हैं। उत्तराखंड की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ के कुछ संरक्षित क्षेत्रों की बात कर लें। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के संरक्षित इलाके हैं। भारत में जो सबसे पहला नेशनल पार्क बना था वो था कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1936 को हुई थी। उत्तराखंड में रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या 500 से ज्यादा है और देश में सबसे ज्यादा घनत्व क्षेत्रों में बाघों वाला ये पहला राज्य है। भारतीय पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण की वजह से लगातार वन्य जीवों के मामले में प्रगति हो रही है। भारत में इसी हफ्ते 58वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। ये है मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। ये पहला ऐसा अभयारण्य है जहां निर्माण प्रक्रिया 6 महीने के भीतर पूरी की गई है और शिवपुरी में ये नेशनल पार्क स्थित है। ये 9वां बाघ अभयारण्य 1751 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस हफ्ते वनतारा का दौरा किया। वनतारा दुनिया का एक सबसे महत्वाकांक्षी वन्य जीव संरक्षण केंद्र माना जा रहा है। ये 3,500 एकड़ में फैला है और इस अभयारण्य में 1.5 लाख से ज्यादा बचाए गए लुप्तप्राय और संकटग्रस्त जानवरों का नया घर बनाया गया है। यहाँ जानवरों को विशेषज्ञों की निगरानी में रखा जाता है। उन्हें प्राकृतिक वातावरण में रहने का अवसर मिलता है जो उनके फलने फूलने के लिए बहुत जरूरी है। वनतारा में वन्य जीव अस्पताल, MRI, CT स्कैन, ICU के साथ साथ वन्य जीव एनेस्थेसिया, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोस्कोपी, डेंटिस्ट्री, इंटरनल मेडिसिन जैसे कई विभाग हैं। यानी जानवरों की बीमारियों से जुड़ा हर तरह का इलाज यहाँ किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री ने यहाँ एशियाई शेर के बच्चों, सफेद शेर के बच्चे, क्लाउडेड लेपर्ड यानी तेंदुए के बच्चे जो एक समय दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजाति थे, और इसके अलावा कैरकल के बच्चे, इन सभी को देखा, उनके साथ समय भी बिताया। और अब हम आपको बता रहे हैं भारत में एक नए अध्ययन के बारे में। अब दुनिया की सबसे बड़ी बाघों की आबादी भारत में है, जबकि यहां मानव घनत्व सबसे ज्यादा है। दुनिया भर में बाघों के आवासों का केवल 18% हिस्सा है, और एक दशक से कम समय में भारत ने अपनी बाघ की आबादी को 2 गुने से ज्यादा कर लिया है, जो दुनिया में पाए जाने वाले बाघों का 75% के बराबर है। इस अध्ययन में ये बताया जा रहा है कि ये सफलता इसलिए मिली क्योंकि भारत में बाघों के अवैध शिकार पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा उनके इलाके को नष्ट होने से बचाया जा रहा है। मानव और वन्यजीव संघर्ष को भी कम से कम कर दिया गया है, और बाघ वाले इलाकों के पास रहने वाले समुदायों के जीवन स्तर को बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के अनुसार बाघों की संख्या 2010 में 1706 थी। 2022 में ये बढ़कर 3682 हो गई है, यानी दुनिया के 75% बाघ अब भारत में पाए जाते हैं। इस अध्ययन में ये पाया गया कि बाघों के आवासों के पास कुछ स्थानीय समुदायों को भी पैदल यातायात और इको टूरिज्म से पैदा होने वाले राजस्व की वजह से बाघों की बढ़ोतरी में फायदा हुआ है। साइंस जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में ये कहा गया है कि भारत की सफलता बाघ वाले देशों के लिए अहम जानकारी प्रदान करती है, और ये दिखाती है कि संरक्षण के प्रयास किस तरह से कामयाब होते हैं। इससे जानवरों को और मनुष्यों को, दोनों को फायदा होता है। भारत में बाघ लगभग 1,38,200 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले हैं, लेकिन अध्ययन में कहा गया है कि इस क्षेत्र का केवल 25% हिस्सा ही शिकार मुक्त है और संरक्षित है, और बाघों के 45% हिस्से में तकरीबन 6 करोड़ मनुष्य भी रहते हैं। इसके बावजूद अगर भारत में बाघों की तादाद बढ़ रही है तो ये एक अच्छी खबर है। प्राणी संरक्षण की दुनिया से एक और खबर आई है, और वो खबर आई है तितलियों के तेजी से गायब होने के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका में तितलियां तेजी से गायब हो रही हैं। एक नए अध्ययन से ये पता चला है कि पिछले 20 सालों में इनकी आबादी में 22% की गिरावट आई है, और तुरंत संरक्षण के प्रयास किए जाने बहुत जरूरी हैं। ये विश्लेषण 76,000 से ज्यादा अध्ययनों के आधार पर निकाला गया है। साल 2000 से साल 2020 यानी तकरीबन 20 साल के दायरे में 2,478 स्थानों पर यह सर्वे किया गया। 1,26,00,000 तितलियों के अध्ययन के बाद ये बात सामने आई कि तितलियों की 554 प्रजातियों में से 2/3 में बहुत तेजी से गिरावट हो रही है। आपको बता दें कि तितलियां पोषण चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और वो परागण में भी बहुत जरूरी योगदान करती हैं। पक्षियों और अन्य जीवों के लिए वो एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत का भी काम करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि तितलियों की आबादी में गिरावट के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं? सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। इसके अलावा उनके आवास की कमी और कीटनाशकों का इस्तेमाल भी बड़ा कारण माना करते हैं। तमिलनाडु में हाथियों की जान बचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कारगर साबित हुई है। तमिलनाडु के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग के अनुसार कोयम्बटूर के मदुक्कराई वन क्षेत्र में लागू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक पार करने में 2,500 बार सुरक्षित तरीके से मदद की है। इस परियोजना को 2024 में लागू किया गया था। मार्च 2025 में जब इसकी समीक्षा की गई तब ये जानकारी सामने आई है। कोयम्बटूर के पास AI आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने मार्च में हाथियों के 150
हाथियों की दुर्घटना की दर 0 पर पहुंच गई है और इस प्रणाली ने 5011 बार अलर्ट दिए, जिससे 2500 हाथियों को सुरक्षित तरीके से रेलवे ट्रैक पार करने में मदद मिली। एक और दिलचस्प बात आपको बताते हैं कि ये पूरा काम स्थानीय युवा आदिवासी कंट्रोल कर रहे हैं। एक कमांड सेंटर बनाया गया है जिसे आदिवासी युवा चलाते हैं और 12 टावरों पर AI संचालित थर्मल कैमरे 24 घंटे रेलवे ट्रैक की निगरानी करते हैं। ये लगातार समय समय पर लोको ड्राइवर और गश्ती दलों को सचेत करते रहते हैं। इन कैमरों से यह भी पता चला कि रेलवे द्वारा बनाए गए 2 अंडरपास का इस्तेमाल हाथी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। ये वो इलाका है जहां जंगली हाथियों की आवाजाही बहुत ज्यादा होती है और इसलिए रेलवे ट्रेन से टकराते रहे हैं। पौधे रेलवे के ट्रैक के काफी पास तक मौजूद हैं। आपको बता दें कि जंगली जानवरों की निगरानी के अलावा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली का इस्तेमाल इस इलाके यहां जो कैमरे लगाए गए हैं वो बहुत ही हाई रेजोल्यूशन वाले हैं, की दूरी को कवर कर सकते हैं और 360 डिग्री तक इनको घुमाया जा सकता है ताकि हाथियों की क्रॉसिंग के बारे में सारी जानकारी मिल सके। पूरी दुनिया में 9 मार्च से 15 मार्च 2025 तक मनाया जा रहा है विश्व ग्लूकोमा सप्ताह। इसकी शुरुआत की थी विश्व ग्लूकोमा एसोसिएशन ने ताकि एक गंभीर नेत्र रोग के बारे में दुनिया को जागरूक बनाया जा सके, क्योंकि ये आंख की एक ऐसी बीमारी है जो अंधेपन की तरफ भी ले जाती है। साल 2025 के लिए ग्लूकोमा वीक की जो थीम है वो है भविष्य को स्पष्ट रूप से देखें। ग्लूकोमा को आम भाषा में काला मोतिया भी कहा जाता है। ये एक ऐसी आंखों की बीमारी है जो ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचाती है। इससे आपकी नजरें कमजोर हो जाती हैं और फिर ये भी हो सकता है कि आपको दिखना बंद हो जाए। आमतौर पर ग्लूकोमा के कोई लक्षण नहीं होते हैं और इसलिए इसका पता देर से चलता है। ग्लूकोमा के कई प्रकार होते हैं, जैसे ओपन एंगल ग्लूकोमा जो सबसे आम है और धीरे धीरे दर्द रहित रूप से विकसित होता है, और दूसरा है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ये तब विकसित होता है जब सामान्य तनाव ग्लूकोमा सामान्य नेत्र दबाव के साथ भी ऑप्टिक तंत्रिका को क्षति होती है, जो संभवतः तंत्रिका में अपर्याप्त रक्त प्रवाह के कारण हो सकती है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और आपकी आंखों पर ज्यादा प्रेशर है या आंखों में चोट लगी है तो ग्लूकोमा होने का खतरा ज्यादा एक लक्षण माना जाता है। बहुत ही पुरानी बीमारी है ग्लूकोमा, और ग्लूकोमा के जो कारण हैं उनमें से एक है आंखों का बढ़ता हुआ दबाव, दूसरा है बड़ी ऑप्टिक तंत्रिका का पतला हो जाना, तीसरा कारण है आंखों का बंद जल निकासी कोण या फिर पतला कॉर्निया भी इसका एक कारण हो सकता है। लेकिन अब ग्लूकोमा के बहुत सारे उपाय उपलब्ध हैं और पूरी दुनिया और देश में ग्लूकोमा को लेकर कैंप्स लगाए जाते हैं जहां इनकी जांच की जाती है, ऑपरेशंस भी किए जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम नियमित रूप से अपनी आंखों की जांच करवाएं और विश्व ग्लूकोमा सप्ताह पर हम यही कहेंगे कि आप स्वयं अपनी आंखों का ख्याल रखें और अपने आसपास जो बुजुर्ग मौजूद हैं उनकी आंखों का भी ख्याल रखें। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोधालेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का। जिज्ञासा।